नहीं मैडम, उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलिए, अफसोस है। आदरणीय दयानिधि मिश्रा जी, विद्याश्री न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र नाथ राय जी, विद्याश्री न्यास के समस्त आदरणीय सदस्यगण एवं लाल बहादुर शास्त्री चंदौली के अध्यापकगण, उपस्थित विशिष्ट वक्तागण, इस आभासीय मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। एवं सर्वप्रथम आज जिनकी वजह से हम इस आभासीय मंच पर उपस्थित हुए हैं, जिनके नाम पर यह न्यास है, उस संस्कृत के प्रकांड विद्वान एवं हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं ललित निबंधकार पुण्यात्मा श्री विद्यानिवास मिश्र जी को मेरा शत शत नमन। आज स्वामी विवेकानंद जी के 160वें जन्मतिथि के पुण्य अवसर पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत विभिन्न भाषाओं, प्रजातियों, धर्मों, सांस्कृतिक परंपराओं एवं वैविध्यमय भौगोलिक स्थितियों में परिपूर्ण एक अद्भुत, असाधारण एवं अद्वितीय देश है। विश्व के 7वें विशालतम देश को पर्वत तथा समुद्र शेष एशिया से अलग करते हैं, जिससे इसकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। इसकी अविरल एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है तथा राष्ट्र की अखंडित मानसिकता ही इसे पूरी दुनिया में विशेष बनाती है। अनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता की विशिष्टता के कारण भारत को विश्व में अद्वितीय सांस्कृतिक लोक माना जाता है। तभी तो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधता के बीच देखो मिलन महान। आज हम सभी इस आभासीय मंच पर उसी महामिलन को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं और इसे संभव कर दिखाया है आदरणीय दयानिधि मिश्रा जी ने। मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देती हूं कि उन्होंने एक ही मंच पर संपूर्ण भारतीय वाङ्मय एवं सभी भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वज्जनों को उपस्थित किया है। उन्हें एवं आयोजकों को हृदय तल से आभार। भारतीय भाषा एवं साहित्य के इस महायज्ञ में उन्होंने मुझे भी आहुति देने का अवसर दिया है। अभी हमने इस सत्र के 3 विद्वानों को सुना। तीनों दक्षिण भारत से थे और दक्षिण भारत की भाषाएं, जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष की प्राचीन भाषाओं में हैं। सबसे पहले कन्नड़ दर्पण के माध्यम से प्रोफेसर हेगड़े जी ने बड़े ही विस्तार से कन्नड़ प्रदेश की भाषा, विशेषकर व्याकरण, साहित्य, संस्कृति, भूगोल एवं इतिहास से संबंधित समस्त विशेषताओं को बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया हमारे सामने। उन्होंने विशेष रूप से कन्नड़ शिल्प और शैली का भी सार्थक विवरण प्रस्तुत किया। कन्नड़ साहित्य का नाम सुनते ही सबसे पहले यू.आर. अनंत मूर्ति जी की संस्कार उपन्यास की बात याद आ जाती है। और जैसा कि इससे पहले आदरणीय घोषक जी, जिन्होंने घोषणा की कि मैं बांग्ला साहित्य, भाषा और साहित्य की अध्येता हूँ, साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं असल में हिंदी की अध्यापिका हूँ। यद्यपि मैं मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो बंगाल है, लेकिन मैं जैसा कि हर एक आयोजन में इस बात को बड़े गर्व से स्वीकार करती हूँ कि हाँ जी, बांग्ला मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी मेरी धातृभाषा है। हिंदी ने मेरा पालन पोषण किया है और हिंदी की वजह से ही आपने मुझे इस मंच पर भी शामिल किया है। तो हिंदी और बांग्ला के पाठ्यक्रम में, कम से कम बंगाल में और शायद हमारे भारतवर्ष के कई अन्य प्रदेशों में भी, हिंदी के पाठ्यक्रम में, चाहे वो स्नातक हो या स्नातकोत्तर, ये संस्कार उपन्यास है। साथ ही अभी कुवेम्पु की बात मुझे याद आ रही थी। कुवेम्पु जी, जिनको प्रथम कन्नड़ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इन दिनों साहित्य अकादमी से मेरे पास
कुवेम्पु का जो है उनके द्वारा अनुदित रामायण का बांग्ला अनुवाद मेरे पास आया हुआ है रिव्यू के लिए। तो निस्संदेह इस तरह का आयोजन मुझे जो है एक बल देती है, एक शक्ति देती है, और मैं अपने आप को हर बार एक इस तरह के आयोजन के बाद और अधिक समृद्ध महसूस करती हूँ। तो हृदय से आभार कि आपने मुझे इस महायज्ञ में, मैं महायज्ञ इसलिए कह रही हूँ कि 22 भाषाओं के इतना बड़ा आयोजन और इतने सारे विद्वज्जन, इतने सारे प्रबुद्ध विशिष्ट वक्ताजन इससे जुड़े हुए हैं। निस्संदेह बहुत बहुत सार्थक आयोजन है ये, और इसीलिए शायद अभी दूसरे सत्र में ये काफी हद तक सफल रहा है। इसके बाद तेलुगु भाषा और साहित्य के बारे में प्रोफेसर सुषमा देवी जी ने भी बहुत सार्थक उद्बोधन दिया। बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्होंने हमें तेलुगु भाषा एवं साहित्य के बारे में दी। और इस वक्त और एक दूसरे जो मतलब जो है रचना तेलुगु की जो जिस पर मैं काम करी वो है अमुक्त मलवेड़ा कृष्णदेव राय जी की। उन्होंने एक बहुत मजेदार बात कही कि कई बार जो है हमारी भाषाओं में समुच्चारित शब्द कई होते हैं लेकिन वो भिन्नार्थी होते, अर्थ उनके अलग अलग। तो इस तरह की चीजों का सामना हमें भी करना पड़ा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगी। बांग्ला में हिंदी में एक शब्द है उद्भट। हमारे यहाँ हिंदी में उद्भट का मतलब होता है कि प्रकांड विद्वान, विदुषी या विद्वान, जबकि बांग्ला में उद्भट का अर्थ होता है अजीब, अद्भुत। तो कभी अगर स्टेज से इस तरह से आयोजक बुलाते हैं, घोषक बुलाते हैं कि हमारे जो है हमारे आज की सभा में उपस्थित है प्रकांड उद्भट विद्वान, तो बांग्ला भाषी निस्संदेह उस पर नाराज हो जाएंगे। तो ये है एक मजा जो हमारे भारतीय भाषा में है। समुच्चारित शब्द है, कहीं अर्थ भिन्न है, लेकिन वही जो मैंने कहा अनेकता में एकता, एकता में अनेकता का संदेश दे जाता है। अगली हमारी वक्ता थी मलयालम भाषा चिंतन की बड़ी विदुषी डॉक्टर एपिसलिन एमएस जी। उन्होंने भी बड़े विस्तार से अपनी बात रखी, और मैं सुषमा देवी जी और एपिसलिन जी इन दोनों के लिए कहूंगी कि सच में इन्होंने, जैसा कि आपने कहा नरेंद्रनाथ राय जी, इन्होंने गागर में सागर भर दिया। गोविंद शंकर कुरुप एवं तक्षी शिवशंकर पिल्लाई, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें बंगाल में बार बार पढ़ा जाता है, क्योंकि शिवशंकर पिल्लाई जी की चेम्मिन जो है उससे बहुत ज्यादा सादृश्य मिलता है, बहुत ज्यादा एक जैसा। एक और उपन्यास है हमारे यहाँ, वो एक 3 बंदोपाध्याय हमारे यहाँ है, आप जानते हैं, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, तारा शंकर बंदोपाध्याय और माणिक बंदोपाध्याय। तो माणिक बंदोपाध्याय का एक उपन्यास है पद्मा नदीर माझी, यानी पद्मा नदी की माझी। उनके साथ नागार्जुन के हमारे हिंदी के जो उपन्यास है, उनके उपन्यासकार का जो उपन्यास है वरुण के बेटे, इसका बहुत सादृश्य है, और साथ ही इस चेम्मिन का भी, शिवशंकर तकशी शिवशंकर पिल्लाई जी की। तो निस्संदेह है कि जब हम अपने भारतीय भाषाओं, साहित्य में संस्कृति के बारे में इस तरह के आयोजन में जान पाते हैं तो एक एकात्मकता का अनुभव हम करते हैं। और अब तक जिन प्रबुद्ध जनों को आपने सुना, निस्संदेह अब तक हमारे जो श्रोता है यहाँ जो जुड़े हुए हैं, जो विद्वान जुड़े हुए हैं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि सच में कहीं हम अनेकता में होते हुए भी हम एक है, हम सभी भारतीय एक है। अब मैं चंद बातें अपने बांग्ला साहित्य और भाषा के बारे में आपसे साझा करूंगी, लेकिन क्योंकि आगे फिर तीसरे सत्र की आरंभ जो है जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगी। बांग्ला भारत की पूर्वांचल भाषाओं में एक समर्थ एवं साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषा है। संस्कृत से विकसित आधुनिक आर्य भाषाओं में बांग्ला आज भी संस्कृत के बहुत निकट है। ये मुख्यतः बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा तथा असम राज्यों के कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा है, और भाषाई परिवार की दृष्टि से ये भारतीय भाषा परिवार की सदस्य है, जिसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है। संपूर्ण विश्व में बांग्ला बोलने वालों की संख्या लगभग 23 करोड़ है, और ये विश्व की 6ठी सबसे बड़ी भाषा है। किसी भी भाषा की उद्भव एवं विकास में इतिहास की परिवर्तनशीलता, समाज की उन्नतिशीलता एवं उस भाषा को बोलने वाले लोगों के संस्कार की एक अहम भूमिका होती है। बांग्ला भाषा के संदर्भ में एक बात अवश्य कही जा सकती है कि जिस भाषा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कवि को दिया, शरतचंद्र जैसे महान कथाकार को दिया, माइकेल मधुसूदन दत्त एवं जीवनानंद जैसे कवि को दिया, तथा बंकिम चंद्र जैसे उपन्यासकार दिया,
ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये भाषा कितनी समृद्धशाली है। क्योंकि बांग्ला भाषा का विकास मागधी प्राकृत से हुआ और इसी मागधी प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी की बिहारी बोलियों जैसे कि भोजपुरी, मगही तथा मैथिली भाषा, उड़िया एवं असमिया आदि का भी विकास हुआ है। अतः बांग्ला भाषा पर इन भाषाओं के वैकरणिक नियमों, विधियों, रीतियों और सिद्धांतों का प्रभाव भी स्पष्टतः देखा जा सकता है। बांग्ला भाषा के आधुनिक स्वरूप के विकास में इस भाषा के महान साहित्यकारों के साथ साथ इसके इतिहासकारों एवं भाषा के अध्येताओं का भी एक अहम योगदान रहा है। आप सभी जानते हैं कि नवजागरण कालीन बंगाल में जो नवजागरण का शंखनाद बना था, वो सबसे पहले बंगाल से ही गूंजकर भारतवर्ष के अन्य प्रांतों तक पहुंचा था। ऐसा माना जाता है कि इस बांग्ला भाषा का उद्भव 950 ईस्वी के बाद हुआ। यद्यपि 250 ईस्वी पूर्व में स्थापित सम्राट अशोक के एक शिलालेख से ही पता चलता है कि पूर्व देश में नव्य भारतीय उपभाषा की एक पृथक शैली का प्रचलन था, जो कि प्राकृत और अपभ्रंश जनभाषाओं या बोलियों के रूप में प्रचलित थी। अब ये अवहट के स्तर पर आई, तब तक व्यापक रूप से साहित्यिक अभिव्यक्तियों का प्रकाश माध्यम बन चुकी थी। और इसी परिवर्तन के बाद पूर्वांचलीय भाषा धीरे धीरे कई उपभाषाओं में बंटने लगी। आगे चलकर ये उपभाषाएं स्वनिर्भर और स्वतंत्र भाषाएं बन गई। इनमें से साहित्य की भाषा के रूप में बांग्ला और मैथिली को ख्याति मिली। आप किसी भी भाषा को भाषा की संज्ञा दी जा सकती है जब उसका व्यवस्थित एवं रीति निर्धारित व्याकरण हो। प्रत्येक भाषा की तरह बांग्ला भाषा की भी व्याकरण के मानक नियमों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, अवयव इत्यादि आते हैं। भाषा को समझने और उसके शुद्ध प्रयोगात इन व्याकरणिक नियमों को जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी भी व्याकरण के आधार से संज्ञा का नाम सर्वप्रथम आता है, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा। वास्तव में संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों का बोध हो। बांग्ला संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। बांग्ला भाषा में भी हिंदी की तरह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे चलकर भी आप देखेंगे कि हिंदी और बांग्ला में काफी जो है समानताएं हैं, काफी सादृश्य। मैंने खुद जो है बांग्ला पढ़ने के बाद हिंदी की कहानी और किताब पढ़कर जो है हिंदी सीखी थी। इसके लिए मुझे अलग से जो है हिंदी के अ क ख पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई थी। चंदा मामा पिताजी जो है वो सेना में सेवारत थे और मैं उनके साथ साथ हर जगह घूमती रहती थी प्रांतों में। तो जिस किसी भी स्कूल में दाखिला दिया करते थे, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी वहां, तो हिंदी तो होती थी, लेकिन हिंदी पढ़ने के लिए मैंने पहले चंदा मामा लिया और चंदा मामा से हिंदी सीखी। तो इसलिए बांग्ला और हिंदी में काफी सादृश्य है। बांग्ला में हिंदी की तरह संज्ञा शब्द, रूप या सर्वनाम के लिंग से प्रभावित नहीं होता, ये एक अंतर है। स्वरूप की दृष्टि से बांग्ला में लिंग व्यवस्था के कुल दो भेद है। पहला है प्राकृतिक यानी कि प्राणीवाचक, तथा दूसरा व्याकरणिक यानी कि अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक के अंतर्गत जैविक चीजें आती है, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आते हैं। जैसे मे मतलब लड़की, छेले मीन्स लड़का, तथा अप्राणीवाचक में उभयलिंग आते हैं। जैसे सवेरा यानी सकाल, जाएगा यानी स्थान। बांग्ला भाषा के अन्य व्याकरणिक अवयवों में वचन बहुत महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक तौर पर देखें तो जिस व्याकरणिक रूप में वस्तुओं का संख्याबोध हो वही वचन है, अर्थात संख्याबोधक विकारी रूप ही वचन है। बांग्ला में वचनों की संख्या 2 है तथा एक वचन और बहुवचन। बांग्ला में छेले, में आदि अगर एक वचन के उदाहरण है, यानी लड़का लड़की, लड़की लड़का, वही छेले हो जाएगा छेलेरा यानी लड़की, में हो जाएगी मेरा यानी लड़कियां। इस तरह ये बहुवचन के उदाहरण हैं। यहाँ एक तथ्य द्रष्टव्य है कि जिस प्रकार अन्य भाषाओं में एक वचन शब्दों में प्रत्यय लगाकर उसे बहुवचन बना दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार बांग्ला भाषा में बहुवचन बनाने के लिए रा, देर,
गुली, गुलो आदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बांग्ला में संज्ञा शब्दों की ही तरह सर्वनाम में भी एक ही प्रकार के कार्य के प्रत्यय या शब्द प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। इसके मूल रूप और परसर्ग युक्त तिर्यक रूप होते हैं। बांग्ला में लिंग के अनुरूप सर्वनाम शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ एक तथ्य यह भी है कि अन्य भारतीय भाषा की भांति बांग्ला में भी 3 पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष यानी आमी अर्थात मैं, मध्यम पुरुष यानी तुमी यानी तुम, और अन्य पुरुष से यानी कि वह। यदि भेद की बात करें तो बांग्ला में सर्वनाम के कुल 7 भेद है। पुरुषवाचक, आत्मवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और पारस्परिक। अब यदि हम बांग्ला भाषा में विशेषण पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि भालो, भालो मतलब अच्छा, गुणी, भालो छेले यानी अच्छा लड़का, भालो में यानी अच्छी लड़की, भारी पाथोर यानी कि भारी मीन्स भारी, जो हिंदी में भी वही अर्थ है उसका, और पाथोर मीन्स पत्थर। तो इन शब्दों में आप देखिए कि भालो एवं भारी शब्द जो है वो विशेषण सूचक है। तो छेले माने लड़के और पाथर यानी कि पत्थर की विशेषता बतला रहे हैं कि लड़का अच्छा है और पत्थर बहुत भारी है। इस प्रकार संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि शब्दों की गुण दशा बतलाने वाले रूप वर्ग को विशेषण कहा जाता है। भेद की दृष्टि से बांग्ला भाषा में भी हिंदी भाषा की ही भांति कुल 5 प्रकार के विशेषण हैं। यह है गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, क्रमवाचक, परिणामवाचक। यदि भाषा के क्रियाओं पर बात करें तो ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, हम सब जानते हैं। अब बांग्ला भाषा में भी क्रिया मूलतः 2 भेद है इसके, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के रूपों में मूल धातु और यौगिक धातु, तो वही रचना के आधार पर क्रिया के रूपों में सरल, व्युत्पन्न, संयुक्त, सामासिक, नामबोध, पूर्णकालिक और प्रेरणार्थक क्रियाएं आती है। अब व्याकरणिक पक्ष पर बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि समय काफी हो रहा है, तो मैं जो है कोशिश करूंगी कि व्याकरणिक पक्ष से अब हम बांग्ला भाषा के साहित्यिक पक्ष पे चले तो कुछ बात करें। तो बांग्ला भाषा के साहित्यिक पक्ष पर यदि बात करें तो हम पाते हैं कि भारत के देशी भाषाओं में बांग्ला का स्थान काफी ऊंचा है। साहित्यिक एवं व्याकरणिक वांग्मय के विविध अंगों की दृष्टि से वह काफी आगे भी है। जिस भाषा को चंडीदास, माइकल मधुसूदन दास, हेमचंद्र बंदोपाध्याय, नवीन चंद्र सेन और रविंद्रनाथ ठाकुर, जीवनानंद दास, सुनील गंगोपाध्याय, शंख घोष, आशापूर्णा देवी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, माणिक बंदोपाध्याय, महाश्वेता देवी जैसे महान कवि और लेखक तथा गिरीश चंद्र घोष, द्विजेंद्र लाल राय जैसे श्रेष्ठ नाट्यकारों ने और बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, राखालदास आदि लोकप्रिय उपन्यासकारों ने संलग्नित किया, वो भाषा और उसका साहित्य निश्चित ही विश्व स्तरीय होगा। और ये सारे नाम जो मैंने अभी लिए हैं, मैं निश्चित हूं कि भारतवर्ष के तमाम जो गुणीजन आज सुन रहे हैं वे सब इनके और इनके सृष्टि से परिचित है। शायद यही कारण है कि बांग्ला भाषा संसार में सबसे तेजी से विकसित होने वाली भाषाओं में से एक है और इसका साहित्य न केवल समृद्ध है बल्कि विकासोन्मुखी है, जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 सोपानों में बांट सकते हैं, बिल्कुल अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह है। विद्वानों ने, हमारे बांग्ला के विद्वानों ने बांग्ला भाषा और साहित्य का ऐतिहासिक विभाजन 3 कालखंडों में किया है। पहला है प्राचीन काल जो 950 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल है 1350 ईस्वी से लेकर 1800 तक, और आधुनिक काल 1801 से लेकर बाद की। तो महान बंगाली भाषाविद हमारे यहाँ थे हरप्रसाद शास्त्री। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन दिनों मैं शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के साथ साथ एक विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसकी मैं भी इंचार्ज हूँ। वहां पर हरप्रसाद शास्त्री की जो मैं बात कर रही हूँ, ये भाषाविद हरप्रसाद शास्त्री लगभग 1907 में नेपाल गए थे और वहां से ताड़पत्र के चर्यापद, जो जिन चर्यापदों की बात जो है हम हिंदी में भी करते हैं और तमाम अन्य भारतीय भाषाओं के जो भाषाविद है वो भी जानते हैं कि चर्यापद कितना महत्व रखते हैं। तो ये हरप्रसाद शास्त्री थे जो वो वहां से चर्यापद की पांडुलिपियां लाए थे
और हमारे इस विश्वविद्यालय में उसकी पांडुलिपियां सुरक्षित है, क्योंकि हरप्रसाद शास्त्री इसी संस्कृत विश्वविद्यालय, जो उस समय संस्कृत महाविद्यालय हुआ करती थी कॉलेज, वहां पर वो अध्यक्ष थे। तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं अभी उसी संस्था में हूं। तो भारतीय साहित्य के प्राचीन इतिहास के एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार पुराने बांग्ला साहित्य को 48 कविताओं के संग्रह के माध्यम से एक तरह से जीवित किया गया। मध्यकालीन बांग्ला की समयावधि भारतीय साहित्य के इतिहास में एक विशाल कालखंड को समाहित करती है। 15वीं शताब्दी से ज्यादातर कथा कविता शैली से संबंधित थी और मुख्य रूप से धार्मिक सामग्रियां काफी थी उस समय। इनमें से कृतिवास के रामायण को एक शास्त्रीय स्थिति के लिए मान्यता प्राप्त है। अन्य जो कवि थे उनमें मालाधर वसु द्वारा श्री कृष्ण विजय और बरु चंडीदास बहुत महत्वपूर्ण कवि थे उस समय के, इनके द्वारा रचित श्री कृष्ण कीर्तन इन सब में शामिल है। 15वीं सदी के साहित्यिक कारनामों में चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत, जिसकी रचना 1540 में हुई थी, जिसमें संत चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है। और ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में मैं बता रही थी, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आधुनिक गवेषणा केंद्र इसी नवद्वीप में, जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, अभी हम लोगों ने यहाँ बनाया है। और वहां शोध परक जो है कार्य हो रहे भारतीय भाषाओं पर और प्राचीन भारतीय विद्या पर। तो उस समय की वो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, चैतन्य भागवत की कॉपी भी हमारे यहाँ रखी हुई है। वृंदावन दास द्वारा ये रचित हुई थी। समय बीतने के साथ साथ ठीक 16वीं शताब्दी के दौरान बांग्ला साहित्य में चंडी मंगल, जिसके कवि थे कविकानन मुकुंदराम चक्रवर्ती, और मनसा जैसे लोकप्रिय देवी देवताओं का आख्यान भी महाकाव्य का विषय बनने लगा था। इस सदी की परिणति के तत्कालीन बंगाल क्षेत्र में व्यापक वैष्णववाद की लहर आ गई और इसने कविता के साथ संगीत के रूप में नई गीतात्मक गतिविधियों को भी जन्म दिया। जो पहला नाम मेरे ध्यान में आ रहा है वो है जयदेव। जयदेव जी प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध बंगाली कवियों में से एक थे। उनका गीत गोविंद वैष्णव कविता की शास्त्रीय पौराणिक परंपराओं का एक ज्वलंत एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है। बांग्ला भाषा सर्वथा हिंदी भाषा के निकट रही है। दोनों भाषाओं का न केवल विकास काल समानांतर रहा है, बल्कि ये दोनों भाषाएं मूल रूप में एक दूसरे के बहुत ही करीब थी। जिस खड़ी बोली हिंदी के विकास की जड़ें बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज में खोजी जाती है, ठीक उसी प्रकार बांग्ला साहित्य का विकास भी असल मायने में 19वीं सदी के प्रथमार्ध में, अर्थात सन 1802 में कलकत्ते में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में माना जाता है। बांग्ला साहित्य का विकास भी उसी संबंध का प्रारंभिक इतिहास है। किस संबंध का? इसी हिंदी, बांग्ला और एक अन्य भाषा मराठी भाषा का अध्ययन भी उस समय शुरू हुआ था, मैं भूल रही थी। तो गद्य के विविध विधाओं की तरह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय उपन्यास का विकास हुआ। इस काल के बांग्ला एवं हिंदी के दो महत्वपूर्ण उपन्यास प्यारीचांद कृत आलालेर घरेर दुलाल बांग्ला में और श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी में, दोनों उपन्यासों के विषय वस्तु और वर्णन शैली में अद्भुत समानताएं दिखाई पड़ती है। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि क्या ये दोनों रचनाकार कभी आपस में मिले भी थे क्या इतने वर्षों पहले, वरना इतने सादृश्य, इतनी समानताएं कैसे? तो ये एक सच में शोध का विषय है। 19वीं सदी के बांग्ला और हिंदी कथा साहित्य में ये जो अद्भुत सादृश्य मिलता है, आप देखेंगे समाज, संस्कार, विशेषतः विधवा विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में बांग्ला और हिंदी के लेखकों ने उदार और प्रगतिशील मनोभाव दिखाया। शहर हो या गांव, दोनों के विवरण बांग्ला एवं हिंदी कथा साहित्य में मिलते हैं। हो सकता है कि मैं तो बांग्ला ही के बारे में बताने वाली थी, तो मैं हिंदी के बारे में क्यों बता रही, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना हिंदी के बांग्ला कथा, बांग्ला भाषा और साहित्य की बात अगर करूंगी तो वो असंपूर्ण रह जाएगा। मुझे कुछ बातें कहनी ही पड़ेगी। तो हिंदी उपन्यासों में जिस तरह शहर कलकत्ता और कई बंगाली पात्र आपको देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार उस समय के बांग्ला साहित्य में भी हिंदी भाषी चरित्र में पटना, काशी, बनारस, लखनऊ शहरों के वर्णन मिलते हैं। वर्षों पहले कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर सुंदरदास ग्रंथावली की भूमिका में कहकर गए थे कि आपोन साहित्यिक मूल्येर जोरे हिंदी आंतरिक श्रद्धार दाबी करते पारे, अर्थात अपने साहित्यिक मूल्यों के बल पर हिंदी आंतरिक श्रद्धा का दावा करेगी और संपूर्ण विश्व में करेगी।
आधुनिक हिंदी साहित्य आज काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध हर विधा में अत्यंत समृद्ध है। हिंदी साहित्य को जिन्होंने आधुनिकता का पहला स्पर्श दिया था, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ बांग्ला भाषी कवि ईश्वर चंद्र गुप्त, जो 1812 से लेकर 1859 के बीच में जो है वो जीवित थे, कई मायनों में तुलनीय है। इन दोनों साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतियों में अद्भुत समानताएं हैं। भारतेंदु के समय से ही बांग्ला उपन्यास का अनुवाद में उत्साह दिखाया गया था। उन दिनों बांग्ला के ख्याति लब्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र दत्त, दीनबंधु मिश्र, तारकनाथ गांगुली, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी देवी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी, आदि के उपन्यास हिंदी में अनुदित हुए और बहुत लोकप्रिय भी हुए। भारतेंदु के समकालीन निबंधकार एवं नाट्यकार प्रताप नारायण मिश्र ने बंकिम चंद्र के राज सिंह, इंदिरा, राधा रानी और युगलांगुरियों का अनुवाद किया, और एक और अनुवादक कवि गदाधर सिंह जी ने बंकिम चंद्र के दुर्गेश नंदिनी, रमेश चंद्र दत्त के बंग विजेता का सफल अनुवाद किया था। राधाचरण गोस्वामी ने दामोदर मुखर्जी के मृण्मय उपन्यास एवं मुंशी हरित नारायण लाल ने रविंद्र ठाकुर की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी देवी की दीप निर्वाण उपन्यास का अत्यधिक सुंदर अनुवाद किया था। मुझे अभी ये कहते कहते याद आ गया कि देखिए उस समय एक आदान प्रदान का जो एक आदान प्रदान की परंपरा, वो बड़ी उज्जीवित थी उस समय, एवं केवल हिंदी और बांग्ला के बीच में नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं के बीच में एक आदान प्रदान की संस्कृति थी। अभी हेगड़े जी बता रहे थे कि उनके यहाँ पर तेलुगु कन्नड़ भाषा में दुर्गेश नंदिनी और बंकिम चंद्र चटर्जी के दुर्गेश नंदिनी और आनंद मटका के अनुवाद से उनकी उपन्यास यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो हम इस जो है इस संबंध सूत्र को अगर इस पर हम विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि उस समय के जो साहित्यकार थे वो इतना जागरूक थे और आपस में वो संस्कृति, वो समन्वय उन्होंने बनाए रखा था। तो यही कारण था कि बांग्ला उपन्यासकारों में बंकिम के बाद हिंदी में सर्वाधिक चर्चित और अनुदित कोई लेखक अगर हुए थे वो थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंदी में कितने लोकप्रिय थे, आप जानते हैं कि कई वर्षों तक हिंदी पाठक उन्हें हिंदी के ही लेखक के रूप में पहचानते थे। और इसी युग में भारतेंदु के उपन्यासों के साथ साथ बांग्ला एवं संस्कृत नाटकों के अनुवादों को भी प्रोत्साहित किया गया था। मौलिक नाटकों की रचना के साथ साथ उन्होंने स्वयं बांग्ला से संस्कृत नाटक चौर पंचशिका का बांग्ला संस्करण विद्या सुंदर, इसका हिंदी में उसी नाम से नाटक का अनुवाद किया था। बांग्ला में सर्वाधिक अनुवाद अगर किसी का हुआ है तो माइकल मधुसूदन दत्त का। दुख होता है कि आज माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो कहीं विस्मृतियों में जो है खो गए हैं, जबकि उस समय उनके इतने सारे नाटक, लगभग सभी रचनाओं का अनुवाद हुआ था। रामकृष्ण वर्मा माइकल के कृष्ण मुरारी, राजकिशोर दे की पद्मावती, इनका सार्थक अनुवाद किया था। मधुसूदन के शर्मिष्ठा नाटक का सफल अनुवाद रामचरण शुक्ल जी ने किया था। उदित नारायण लाल ने मनमोहन बसु के सती और ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर के अशुमती का अनुवाद प्रस्तुत किया था। इस तरह से कई नाम अभी ले सकती हूँ, सारे नाम तो जो है याद नहीं आ रहे, लेकिन इस प्रसंग में बालकृष्ण भट्ट जी की एक उक्ति बड़ी उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था कि बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रवृत्ति शतशय उपन्यास एक से एक बढ़कर है। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की के ओर छोर तक पहुंचे, ऐसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में भी किसी से वे कम नहीं है। भारतेंदु परवर्ती युग में भी बांग्ला के विभिन्न युगीन साहित्य हिंदी में अनुदित होते रहे। रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर ताराशंकर बंदोपाध्याय, माणिक, विभूति भूषण, आशापूर्णा देवी से लेकर महाश्वेता देवी, सुनील गंगोपाध्याय से लेकर हाल के जो रचनाकार, सभी हिंदी में लगभग उनका अनुवाद आज उपलब्ध है। प्रेमचंद एवं निराला जैसे युग दृष्टा साहित्यकारों ने भी रविंद्रनाथ की रचनाओं का अनुवाद किया था। और मैं आपको बता दूं कि इन अनुवादों के प्रकाशित होने में हिंदी के लघु पत्रिकाओं की भूमिका तो अत्यंत महत्वपूर्ण रही, वही किताब घर, वाणी, राजकमल प्रकाशन, इलाहाबाद के साहित्य भंडार तथा साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि की भी भूमिका सराहनीय रही। और बांग्ला भी अपने पड़ोसी साहित्य, खासकर हिंदी भाषा में साहित्य के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती है। ये प्रयास बंगाल के महान व्यक्तित्व, विराट विद्वान एवं स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय से ही प्रारंभ हुआ था। भारतेंदु एवं विद्यासागर के बीच नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान होता था। विद्यासागर ने बेताल 25 का बांग्ला में बेताल पंचविंशति नाम से अनुवाद भी किया था। बंगाल में हिंदी के विकास और साहित्यिक प्रेरणादान में राजा राममोहन राय की भी प्रमुख भूमिका रही। विद्यासागर एवं राममोहन राय दोनों का मानना था कि हिंदी ही वो भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं और जिसे केंद्र में रखकर अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए। और ये भी सर्वज्ञात तथ्य कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड,
वो भी प्रकाशित हुआ था इसी कलकत्ता से सन 1826 में। हिंदी के तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका विशाल भारत के संपादक थे रामानंद चट्टोपाध्याय। अमृतलाल चक्रवर्ती भारत मित्र एवं बंगवासी नामक हिंदी दैनिक के संपादक थे। उन्होंने सती सुखदेव एवं शिवाजी की जीवनी नाम से हिंदी में रचनाएं भी की थी। अनुवाद कार्य में भी वे दक्ष थे। इनके अतिरिक्त रविंद्रनाथ स्वयं हिंदी के प्रति हृदय से श्रद्धाशील थे। वो मुझे याद आ रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वो अपने शांतिनिकेतन में ले गए थे और हिंदी भवन की जब स्थापना की तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही पहले अध्यक्ष बने थे और उन्हीं की अध्यक्षता में और संपादन में विश्व भारती पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जो कि आज तक वहां से प्रकाशित होती जा रही है। इसी तरह रविंद्रनाथ ठाकुर ने कबीर की वाणी का अनुवाद आचार्य क्षिति मोहन सेन के साथ मिलकर किया था और साथ ही उन्होंने सूरदास और तुलसीदास जी पर कविताएं भी लिखी। बांग्ला में सूरदासेर प्रार्थना यानी सूरदास की प्रार्थना बहुत ही विख्यात कविता है, जो कि पाठ्य पुस्तक में अवश्य जो है इसका पाठ किया जाता है। इसका ये पाठ्य पुस्तकों में ये किताब आई है, ये कविता आई है। तो इस तरह से नवीन चंद्र राय का नाम भी मैं लेना चाहूंगी, जो पंजाब में उस वक्त थे, लेकिन वो हिंदी में वहां से ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। और एक हिंदी के प्रबल पक्षधर जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है शारदा चरण मिश्र का। शारदा चरण मिश्र जी ने एक बहुत अद्भुत काम किया था। वो देवनागरी लिपि के प्रबल समर्थक थे और उनको लगता था कि पराधीन भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए मात्र एक ही लिपि की प्रयोजनीयता है, और वो लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए उन्होंने देवनागर पत्रिका का प्रकाशन किया था और साथ ही एक लिपि विस्तार परिषद का गठन किया था। ये लोग क्या करते थे? पूरे भारतवर्ष से जितने प्रदेशों की भाषाओं पर आज का कार्यक्रम हो रहा है, ये विराट यज्ञ महायज्ञ का जो है आप संचालन कर रहे हैं, आप जान के रखिए इन समस्त भारतीय भाषाओं से रचनाएं मंगवाई जाती थी और वो रचनाएं अनुवाद करके नहीं बल्कि देवनागरी लिपि में उन रचनाओं को छापा जाता था हूबहू, ताकि लोग पढ़े, अन्य प्रदेशों के लोग जाने कि क्या लिखा जा रहा है और उस एकात्मकता का अनुभव करें। और इस तरह से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ये उसकी अखंडता की रक्षा के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी कदम उन्होंने उस वक्त उठाया था। आज कलकत्ता में सन 1918 में सर आशुतोष मुखोपाध्याय, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उस समय के कुलपति थे, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी का पठन पाठन आरंभ करवाया। और इस विश्वविद्यालय से हिंदी के पहले एमए थे नलिनी मोहन सान्याल जी, जिन्होंने परिवर्ती काल में हिंदी में पुस्तकें भी लिखी। और पिछले कुछ वर्षों में हिंदी से अनुवाद का काम भी पर्याप्त हो रहा है। बांग्ला पाठक हिंदी साहित्य के प्रति काफी श्रद्धा रखते हैं। सिर्फ हिंदी की अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति भी उनके मन में बहुत श्रद्धा होती है। और जान के आपको खुशी होगी कि यहाँ के अधिकतर प्रकाशन संस्थाएं अनुवाद का कार्य बहुत अधिक करवा रहे हैं और उस अनुवाद के जरिए संपूर्ण भारतीय भाषाओं का जो वाङ्मय है वो अनुदित होकर हमारी बांग्ला भाषा के साहित्य की जो है अमूल्य निधि बनती जा रही है। प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी की सुयोग्य पुत्र कवि नवारुण भट्टाचार्य एक भाषावंदन पत्रिका निकालते थे, जिसमें आज भी जो है सारे भारतीय प्रदेशों की भाषाओं की रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं छपती जा रही है। इस पर अगर मैं बोलती जाऊं तो ये एक ऐसा विषय है कि जो कभी शायद खत्म होने का नाम ही नहीं ले, लेकिन जब शुरू किया है तो उसे समाप्त भी करना है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो एक महती कार्यक्रम, ये महायज्ञ की शुरुआत आपने की है, इस समय मैं देख रही हूँ कि एक बहुत भयंकर परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, इस पैंडेमिक की परिस्थिति में, इस महामारी के संकट में, लेकिन इसके बावजूद हम लोग एक दूसरे से मिलने से कहीं पर भी जो है बाधा नहीं आ रही है। ये इसीलिए कि इतने सारे भाषाओं में आज का जो ये आयोजन आपने किया है, हर जगह मैं देखती हूँ कि एक वो लोग अपनी भाषा में अपने साहित्य की बात करते हैं, उस पर आयोजन करते हैं, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भारतीय भाषाओं को लेकर इतना बड़ा व्यापक आयोजन कम से कम पिछले कुछ वर्षों में ये पहले बार मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी होगी कि ये जो आदान प्रदान की संस्कृति जिसकी शुरुआत इस मंच से हुई है आज, इसको हम बनाए रखें, क्योंकि
यही भारतीय साहित्य को बचाकर रखेगी। और इस प्रकार इसके अध्ययन से भारतीय अखंडता के लिए भी ये अत्यधिक आवश्यक है। आज के इस विचार मंथन से भाषा के संबंध में एक तथ्य और भी कहा जा सकता है कि कोई भी भाषा बड़े बड़े प्रचार से नहीं बल्कि अपने बोलने वाले लोगों से ही बड़ी बनती है। बांग्ला भाषा सहित तमाम भारतीय भाषाओं के जिन अध्येताओं और मनीषियों ने अपनी अपनी भाषा को समृद्ध किया और अब भी करते जा रहे हैं, समस्त बांग्ला परिवार और संपूर्ण भारत उनका सर्वदा ऋणी रहेगा। आज जब केवल अपने अपनी भाषा और साहित्य को लेकर प्रादेशिकता के सूत्र बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं, आवश्यकता है इस प्रकार की संगोष्ठियों का, जहां भारतीय भाषाएं, भारतीय वाङ्मय अपनी तमाम विशेषताओं के साथ विश्लेषित हो और हमें याद दिलाए कि हमारा मूल मंत्र भारतीयता का है, अनेकता में एकता का है। अतएव इस साधु आयोजन के लिए पुनः आयोजकों को भूरी भूरी साधुवाद। आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चरैवती चरैवती, ये चलता रहे। शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने आज यह दिखाया कि कुलपति भी बोलते हैं। आपने अवसर दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद, वरना इतनी बहुत निरस्ता में अच्छा। तो हम मर ही जाते।